इससे पहले हमने वर्ण और अक्षर देखे थे और जिसमें स्वर व्यंजन देखे थे। उसके बाद संधि था। संधि भी वर्ण पर ही आधारित है। वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। हिंदी भाषा में जो क्रम है, सबसे पहले वर्ण या अक्षर है। उसके बाद वर्णों को मिला के या वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। उसके बाद शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं या सेंटेंस कहते हैं, और फिर भाषा बनती है या लैंग्वेज बनती है। बहुत सारे सेंटेंस को ही मिला के लैंग्वेज बनती है। तो अल्फ़ाबेट हो गया या वर्ण हो गए, फिर शब्द हो गए, और सेंटेंस, वाक्य, और फिर भाषा, इस तरह से बनता है। तो वर्ण का तो हमने देख लिया है। वर्ण का के बारे में हमने इसका वर्गीकरण भी देखा, कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, और वर्ण पर आधारित संधि का चैप्टर भी था। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक आता है हिंदी ग्रामर में, ये है शब्द। तो अब हम शब्दों पर देखेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या जब शब्द जो है वाक्य में जाता है तो उसे पद कहा जाता है, और जब वाक्य में जाता है तो फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, या शब्द के भेद हम वाक्यों में भी देखते हैं, संज्ञा, सर्वनाम वगैरह। लेकिन इससे पहले शब्द के कुछ और बेसिक जो इसका कैटेगराइजेशन है, जो इसका वर्गीकरण है, उसको हम देखते हैं। तो शब्द जो है ये सार्थक समूह है। अक्षरों का या वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। और शब्द का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो शब्दों के भेद या शब्दों को जब हम बांटते हैं तो चार आधारों पे बांटते हैं। अलग अलग आधार होते हैं किसी भी चीज़ को बांटने के। तो सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर, पहली हेडिंग है इसमें, शब्द को बांटेंगे हम अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर यानी कि उनका उसका कुछ अर्थ निकलता है या नहीं निकलता है। तो दो ही तरह के अर्थ के आधार पर दो ही भेद होते हैं शब्दों के, एक सार्थक यानी कि मीनिंगफुल, और एक निरर्थक यानी कि जिसका कोई मीनिंग नहीं है। सार्थक शब्द ऐसा कोई भी शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, जैसे घर, नगर, विद्यालय, कोई भी शब्द है जिससे कहने पे कुछ हमारे समझ में आ जाता हो तो वो सार्थक शब्द होता है। सभी शब्द जो जिन्हें हम बोलते हैं वो सार्थक होते हैं। कुछ शब्द हमारे जीवन में निरर्थक शब्द भी होते हैं जिन्हें हम जानते तो हैं लेकिन अर्थ हमें क्लियर पता नहीं होता, जिन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। हम निरर्थक शब्द क्या होते हैं, एक तो अर्थ नहीं होता है। जैसे कि किसी चीज़ के गिरने की आवाज़, अब हमें पता तो है कि धम से कोई चीज़ गिरी है, लेकिन इसका कोई शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं है, हम इसकी ध्वनि से समझ रहे हैं। या जैसे खट खट की आवाज़ होती है, घंटी बजने की आवाज़ होती है, तो ऐसी कुछ आवाज़ें जो होती तो हैं लेकिन उनका सार्थक अर्थ नहीं है, ये सब निरर्थक में आएंगी। कुछ निरर्थक ऐसे शब्द भी होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं। जैसे ठीक के साथ हम ठाक लगाते थे, इसका कोई अर्थ नहीं है। रोटी के साथ बोटी, काम के साथ धाम, खाना वाना, ये सब क्या हैं, ये भी निरर्थक शब्द हैं। जैसे पशु पक्षियों की आवाज़ें भी हम इसमें बता सकते हैं। अब अगली जो वर्गीकरण है, जो आधार है, अर्थ के आधार पर तो दो तरह के हो गए। अब दूसरा जो वर्गीकरण का है ये रचना के आधार पर है, ये बनावट के आधार पर है कि इनकी बनावट कैसी है। तो बनावट के आधार पर शब्द तीन तरह के होते हैं, रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं, और तीसरा योग रूढ़ होते हैं। रूढ़ शब्द वे होते हैं जो मूल शब्द होते हैं, जो किसी के जोड़ से नहीं बनते हैं, जो कि एक तरह से जैसे हम के धातु रूप हमने देखा है। जब हम अभी वर्ब भी पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, तो उसका धातु रूप होता है जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा शब्द को हम क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे ऐसे शब्द, कोई सा भी शब्द हो जिसे आप अलग अलग ना कर सकते हो। जैसे विद्यार्थी है तो ये तो संधि करके बना हुआ है, विद्याधनार्थी, इसमें दो शब्द हैं, है ना। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे हाथ है, कान है, कलम है ना, आम है, कोई भी फल का नाम है, जो भी है। तो ये ऐसे शब्द जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, जो किसी के योग से नहीं बना है, जो मूल शब्द होता है उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है, जो दो के मिलने से बनता है। जैसे कि दो शब्दों के मिलने से या दो रूढ़ों के मिलने से बना, वो यौगिक हो गया। जैसे विद्यार्थी, विद्याधनार्थी,
छात्रधन आवास छात्रावास, विश्वधन विद्यालय विश्वविद्यालय, पंचधन वर्षीय पंचवर्षीय। दो दो शब्द बने हुए हैं, खंड करने से हम इनको अलग कर सकते हैं और दोनों का कुछ ना कुछ अवश्य निकलता है। जब हम इन्हें अलग करते हैं तो दोनों का अर्थ निकलता है। तीसरा प्रकार है योग रूढ़। ये क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनता है और अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देता है। ये जिस तरह से ये दिखता है अर्थ कुछ और देता है। जैसे पंक धन ज, पंकज दो शब्दों से मिलकर तो बना ही है। ज मैंने जन्मा है, पंक मैंने कीचड़, कीचड़ में जो जन्मा है कमल। तो अब पंकज कह तो रखा है कि कीचड़ में जन्मने वाला, पंकज शब्द का अर्थ है कीचड़ में जन्मने वाला, लेकिन अर्थ होता है इसका कमल। तो कुछ जलद, नीरद, तोयद जो भी है, ये जो है ये शब्द जो कमल के लिए प्रयोग होते हैं, या कुछ और भी शब्द ऐसे हो सकते हैं जैसे नीलकंठ। अब नीलकंठ बोल तो हम रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर के लिए नीला है जिसका कंठ। तो इस तरह से योग रूढ़ शब्द हमें ऐसे दिखते हैं। वैसे को और भी सारे शब्द हो सकते हैं। तो ये देखे थे हमने बनावट के आधार पर कि स्वतंत्र शब्द है, दो के मिलने से बना हुआ है। अब तीसरा जो वर्गीकरण आता है, ये आता है उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि पैदा कहाँ से हुई ये शब्द। तो पैदा होने के आधार पर हम देखते हैं कि ये चार प्रकार के शब्द हमें, पांच प्रकार के शब्द हमें दिखते हैं। चार ही प्रकार के हैं, लेकिन वर्ण संकर ऐसे होते हैं कि जो ये दो प्रकार इधर मिल गए, जैसे कि एक भारतीय हिंदी का और अंग्रेजी का मिल गया तो मिक्स हो गया, तो उसे संकर कहते हैं। तो इस प्रकार से उत्पत्ति यानी कि पैदा होने के आधार पर जो शब्द हैं वो पांच प्रकार के हैं। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से आए हैं, ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुष्प बोल देते हैं, अग्नि है, हस्त है, मुख है, आम्र है। उसके बाद तद्भव, तद्भव शब्द वो होते हैं जो, अब तत्सम तद्भव वैसे हम एक ही साथ पढ़ते हैं, आगे लिस्ट भी मिलेगी आपको पूरी की पूरी। तो तद्भव तत्सम में क्या है कि जो संस्कृत से वैसे की वैसे आज भी उपयोग हो रहे हैं वो तो तत्सम हो जाते हैं, लेकिन तद्भव ऐसे होते हैं जो उस समय आए तो कुछ और रूप में थे, लेकिन आज समय के साथ उन पर भी प्रभाव पड़ा और वो कुछ बदल गए हैं। अग्नि जैसे जैसे आग हो गया, हस्त से जैसे हाथ हो गया, आम्र से अब आम हो गया। तो ये तद्भव हो गए, यानी कि तत्सम जब हम वैसे ही प्रयोग कर लेते हैं उनका जैसे वो थे संस्कृत में, तब तत्सम कहलाते हैं। और जब हम आज बदला हुआ रूप उनका प्रयोग करते हैं तो उसे तद्भव कहते हैं। देशज शब्द, अब ऐसे शब्द हैं जो कि तद्भव तत्सम को छोड़ करके, यानी कि संस्कृत को छोड़ करके कुछ हमारी गांव में भी या कुछ स्थानीय भाषाओं से भी कुछ शब्द आ जाते हैं, बोलियों से, है ना। जैसे खिड़की, ठेस, लूट, डिब्बा, इस तरह के शब्द क्या हैं, तेंदुआ वेंदुआ, काफ़ी सारे शब्द ऐसे हैं जो हमारे देश में ही, कई सौ भाषाएं हमारे देश में हैं, विविधताओं का देश है। ऐसा कोई देश नहीं है दुनिया में जो भारत के जैसी डाइवर्सिटी जिस देश में हो, इतने कल्चर की डाइवर्सिटी, इतने भाषाओं की डाइवर्सिटी, मतलब पूरी दुनिया एक तरफ, भारत एक तरफ है। आप पूरे यूरोप में चले जाओ तो एक ही जैसा कल्चर है, लेकिन आप भारत में जाओ तो गाँव गाँव में कल्चर बदलता है। तो ऐसे ही हमारे देश के अंदर भी कुछ शब्द हैं जिन्हें हमने कहा देशज। तो तत्सम संस्कृत से आए हुए, तद्भव संस्कृत से आए हुए लेकिन समय के साथ बदल गए। देशज तो अपने देश में ही जन्म हुआ है इनका। विदेशज शब्द ऐसे होते हैं जो विदेशों से आए। अब हमारे देश में पता नहीं कि 1000 साल तक हमारे देश में कोई ना कोई शासन करता ही रहा है, कभी अरबी, कभी जो है ये अरबी फारसी से लेके और पुर्तगाली, अंग्रेज़ और सभी फ्रांसीसी, सभी ने भारत में शासन किया। तो विदेशी शब्द भी हैं। अब विदेशी शब्दों को हम बांटते हैं। विदेशी शब्दों को जब हम बांटते हैं तो
इसमें हमें एक लिस्ट दिखती है, बांग्ला, मराठी, अरबी, फारसी, तुर्की। अब ये तो खैर देसी ही हैं जो ये बांग्ला ये हैं, मराठी भी भारत के ही हैं, लेकिन ये अरबी ये विदेशी है, अरबी विदेशी है, फारसी विदेशी है, तुर्की विदेशी है, पुर्तगीज या पुर्तगीज कह सकते हैं, अंग्रेजी हमें पता ही है ब्रिटिशों के। तो जैसे मराठी है प्रगति, लालू, लागू, चालू, बाड़ा, बाजू, बांग्ला में से उपन्यास, चूड़ांत, भद्र, टका, अरबी से अदालत, इम्तिहान, ऐतराज, औरत, तनख्वाह, तारीख, ये सब अरबिक शब्द है। आजकल, इलाज, आदमी, फारसी है ना। फारस जैसे देखा जाए तो जो ये ईरान का क्षेत्र है आज, उसे हम और नीचे की तरफ ये है सऊदी अरब, तो वो अरेबिक का क्षेत्र माना जाता है। और ये चश्मा, चाकू, चाकूस, दाग, दुकान, ये सब फारसी। तुर्की जो है यूरोपीय देश है आज भी, है ना। एक यूरोप में एक मुस्लिम देश है, और तुर्की आप देखेंगे तो पहले यूरोप और एशिया का एक जो व्यापारिक मार्ग था वो तुर्की से ही होके जाता था। मतलब यूरोप को एशिया से आज अगर रोड से भी जोड़ना हो तो तुर्की से ही एक रास्ता जाता है बस, बाकी कोई और रास्ता नहीं है वहाँ। बाकी समुद्र से ही जा सकते हैं, लेकिन ज़मीन से जुड़ा हुआ एक ही रास्ता है जो तुर्की को जोड़ता है। या तुर्की ऐसा भी कह सकते हैं कि यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला एकमात्र देश है। बाकी तुर्की में जैसे कुर्ता, ये तगमा, तोप, ताश, तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। अब जब देश का ही हमें पता नहीं होगा कि देश कहाँ पर है, तो उसका कैसे पता लगेगा हमें कि कहाँ का शब्द है ये। तो देश का परिचय बहुत ज़रूरी है ना। तो इसीलिए आपको पहले देश देखना है कि तुर्की है कहाँ, और तुर्की का कल्चर किस तरह के लोग हैं, तो उस ये जो है ये कुछ शब्द हैं। पुर्तगाली वो लोग हैं जो वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था। ये ब्रिटेन के नीचे एक देश है पुर्तगाल। नीलमा और नीलाम, पारतोल, पेरू, आल्पिन, अनानास ना, और ये तम्बाकू पे ऐसा माना जाता था कि यही लेके आए थे हमारे यहाँ। अंग्रेजी आपको पता ही, अंग्रेजी के तो ये तो बहुत ही कम दे रहे थे, बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के हैं हमारे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने काफ़ी समय तक शासन किया और एजुकेशन सिस्टम ही अंग्रेज़ों का है हमारे देश में। तो इसका एक नई लिस्ट भी मिलेगी आपको, बड़ी लिस्ट मिलेगी, उसमें पूरा ही देखना है आपको, थोड़ा समझना है। फिर कुछ संकर शब्द हैं, 5वां प्रकार क्या आता है, संकर। संकर शब्द क्या होते हैं, जो कि दो अरबी फारसी जैसे दो विदेशी भाषाओं को मिला के बन गए, है ना। आदम, कद, कद अलग है, आदम अलग। आदम अरबी का है, कद फारसी का है। अलमस्त, अल जो है अरबी का है, मस्त फारसी का है। गलत जो है, फहमी जो है, तो ये अरबी फारसी मिला के। हिंदी अरबी, इमाम, बाड़ा, जमावड़ा, गुलामी, मुख्तारी, शराबी, तो ये सब हिंदी फारसी, आवारा और फन, तो इस तरह से कमीनापन, तो ये जो है किसके, हिंदी और फारसी के मिला के बने हुए हैं। हिंदी और अंग्रेजी का मिला के पॉलिसी, बीमा जो है हिंदी का शब्द हो गया, पॉलिसी अंग्रेजी का हो गया। टिकट घर, पॉकेट मार, रेलगाड़ी, हिंदी संस्कृत के लख पति, लख जो है हिंदी का हो गया। वर्षगांठ, और ये हिंदी का हो गया। खोज, पूर्ण, खोज हिंदी में का निकला हुआ है, पूर्ण जो है उसका है। पूंजीपति, तो ये थोड़ा सा, जैसे कि कई बार रेल यात्री, रेलगाड़ी बोल दिया उसने, तो रेल अंग्रेजी का हो गया, गाड़ी हमारा हो गया। रेल उनका हो गया, यात्री हमारा हो गया। तो ये हम जो दो भाषाएं जिस शब्द में भी दिख जाएं आपको, दो भाषाओं से बना हो, तो उसे हम संकर शब्द कह देते हैं। ये थोड़ा सा समझने वाली भाषा है, शब्द ही मेन है। जब शब्द समझ में आ जाएंगे तो भाषा भी आपको समझ में आ जाएगी। शब्द शक्ति के आधार पर भी दो भेद इसने बताए हैं, एक वाचक और एक लक्षणा। तो वाचक शब्द वो होता है जिन शब्दों का अर्थ सरलता से समझ में आ जाता है, जैसे हमने ऊपर देखा था, तो इन्हें वाचक शब्द कहते हैं। जैसे घर, नगर, सड़क, ये सब समझ में आ जाते हैं।
लेकिन लक्षणा शब्द वो होते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ न लेकर प्रयोजन बस दूसरा अर्थ लिया जाता है, इन्हें हमने लक्षणा शब्द कहते हैं। यानी कि जो सामान्य अर्थ है उस हिसाब से नहीं होता, जबकि हम प्रयोजन के हिसाब से उसका दूसरा अर्थ लगा देते हैं। जैसे ये बच्चा बिल्कुल गधा है, तो गधा का मतलब गधे से नहीं है, बल्कि ये माना जाता है कि ये दिमाग इसके अंदर कम है। तो इस तरह से मूर्ख के लिए हम इस तरह से प्रयोग कर देते हैं, तो ये लक्षणिक है। थोड़ा सा इस तरह से हम जो है। तीसरा व्यंजक है, या व्यंजना बोलते हैं। व्यंजक शब्द जिसका ना वाच्यार्थ लिया जाता है ना लक्षणार्थ लिया जाता है, और कुछ और ही तीसरा अर्थ लिया जाता है। जैसे जैसे चोर रात में अपने एक साथी से कहता है कि रात कितनी अंधेरी है ना। इसका तात्पर्य ये है कि वास्तव में अंधेरी रात से उसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कहना चाहता है कि चोरी करने के लायक शानदार समय है। इसका मतलब बोला उसने कुछ और है, लेकिन दूसरा समझने वाला कुछ और समझा है। तो ये होती है व्यंजना। तो ये थोड़ा सा, ये भी 3 प्रकार के और भी हमने देखे व्यंजना लक्षण। उसके बाद विकारों के आधार पर, रूपांतर के आधार पर, यानी कि बदलेंगे हम अगर इन शब्दों को एक प्रकार से दूसरे प्रकार में, तो रूपांतर के आधार पर इनके कितने भेद हो पाएंगे। तो रूपांतर के आधार पर भी ध्यान में रखना है, शब्दों के 2 भेद होते हैं, एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। विकारी शब्द वो होता है जिसमें लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो सकता है, उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। जैसे कि कोई ऐसा शब्द जो लिंग, वचन, कारक के हिसाब से बदल जाए, तो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों में जैसे कि संज्ञा होता है, और सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, क्रिया होता है। तो संज्ञा जो है किसके हिसाब से, संज्ञा जो है लिंग के हिसाब से बदलता भी है। जैसे कि विद्यार्थी, जैसे कि कन्या, ये लड़की के लिए बोलेंगे तो आ रही है, लड़का आ रहा है। तो ये ध्यान में रखना है कि संज्ञा हमेशा लिंग के अनुसार या संज्ञा के अनुसार लिंग बदलता है। ये ध्यान में रखना है कि लिंग, कारक, वचन किसके हिसाब से बदल जाएंगे, संज्ञा के हिसाब से लिंग, वचन, कारक बदलते हैं। और अगर संज्ञा के, अगर लिंग, वचन, कारक ना बदलें तब तो अविकारी हो जाएंगे। लेकिन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ऐसा है कि इनके हिसाब से लिंग, वचन, कारक पर प्रभाव पड़ता है और वो बदल जाते हैं। तो उदाहरण के लिए हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे अगर विद्यार्थी है तो विद्यार्थी विद्यालय जा रहा है, या गर्ल्स के लिए बोलेंगे तो सीमा विद्यालय जा रही है। तो इससे क्या होगा, संज्ञा अगर स्त्रीलिंग है तो जो कारक होगा उसका वो भी संज्ञा मतलब लिंग को परिवर्तित करती है। जो जेंडर होगा उसका वो नाउन के हिसाब से होगा, और नाउन बदलेगा तो जेंडर भी बदलेगा, है ना। तो ये यही परिभाषा में यही कह रहा है कि लिंग, वचन और कारक, यानी कि जेंडर, केस और जो केस होता है ये इसके हिसाब से बदलता है। तो लिंग, वचन और कारक अगर बदल रहा है, अगर संज्ञा बदल रही है, लिंग, वचन, कारक भी बदल रहा है। सर्वनाम बदलेंगे तो लिंग, वचन, कारक भी बदलेगा, और विशेषण बदलेंगे तो लिंग, वचन, कारक पर भी असर पड़ता है उसका। तो या लिंग, वचन, कारक पर जिसका प्रभाव पड़ता हो उसे हम विकारी शब्द कह देते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी कैसे शब्द होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द वो होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन इनमें नहीं होता है, इन्हें हम अव्यय शब्द भी कह देते हैं। और जैसे क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, ऐसे
शब्द जो होते हैं इन शब्दों को हम अविकारी शब्द होते हैं। तो जो भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे इनको भी, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी यही आते हैं। जब हम वाक्य के भेद पढ़ते हैं तो यही 8 तो आते हैं। तो इनमें से 4 जो हैं ये क्या हैं, विकारी हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, और बाकी के ये अविकारी हैं। इनमें लिंग वचन कारक का कोई असर नहीं पड़ता है। ये बहुत अच्छा चार्ट भी लास्ट में बनाया हुआ है, इसको भी आप एक बार ज़रूर देख लें। ये अच्छा चार्ट एक बनाया हुआ है कि ये पूरे शब्दों का एक ही जगह पे दिया हुआ है। शब्द सार्थक निरर्थक बन गया, फिर सार्थक शब्द फिर रचना के आधार पर रूढ़ यौगिक योग रूढ़ में बांट दिए, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम देश में बांट दिए, है ना। वाचका लक्षणा व्यंजका शब्द शक्ति के आधार पर बांट दिया। विकार के आधार पर ये विकारी और अविकारी हमने इनको 2 भागों में बांट दिया। तो ये पूरे शब्दों का भेद हमने इसमें देख लिया।